हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं 80G 12A का फाइनल रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अब से पहले जो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड किए थे उसमें आपको क्लियरली बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाला है वो 10A फॉर्म में वो होगा आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है। जब तक आप एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आपने एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, जो भी आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, तो उस केस में आपको विद इन 6 मंथ वो फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब यहाँ पर 6 मंथ लेना होगा का मीन्स यही है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। ऑडिट जब आप कराएंगे फॉर्म 10B में तब आपको दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ फॉर्म 10AB जो कि फाइनल रजिस्ट्रेशन का, वो कैसे फाइल करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होगी तो फिर आप जो है ईमेल कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें यहाँ पर मैं आपको खुद से फाइल करने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप खुद से फाइल कीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी तरह की कोई कॉस्टिंग नहीं आ रही है। बट अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो उसमें वो जो भी होगी अपनी फीस चार्ज करेंगे। तो वो आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आपको एनजीओ की वीडियोज मिल जाएगी, 5-6 वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी कंप्लायंस के रिगार्डिंग, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपकी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आपको अपने जो भी आपका एनजीओ है, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी एक्सेट्रा, सभी के लिए सबसे पहले आपको ट्रस्ट रजिस्टर करना होगा अपने पैन कार्ड से। जो भी आपके एनजीओ का पैन कार्ड है उससे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान है। उसमें आपको एक बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, फिर एक ऑथराइज पर्सन की डिटेल एंटर करनी है, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसी का यहाँ पर आप एंटर कीजिएगा जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर एक्टिव है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप जो है फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपको डीएससी से फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लॉगिन कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं लॉगिन से स्टार्ट करता हूँ। लॉगिन करना है, पैन कार्ड से ही लॉगिन होगा। पासवर्ड आप एक बार बनाएंगे उसको लिख के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार उसका यूज होने वाला है। यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ई फाइलिंग पर। देखिएगा, यहाँ पर ई फाइलिंग पर जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म में आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है फॉर्म 10AB। वो फर्स्ट टैब में नहीं मिलेगा, हो सकता है वो सेकंड या थर्ड टैब में हो, तो ध्यान से फॉर्म 10AB नोट कर लीजिए। फॉर्म 10AB फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्म 10AB। ये रहा फॉर्म 10AB, थर्ड पे मिलेगा आपको इस वाले ऑप्शन में। हो सकता है ये आगे पीछे कर दे, पर यहाँ पर फॉर्म 10AB आप ध्यान रखिएगा, टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म है। फाइल नाउ पर क्लिक करना है। फाइल नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपको जब देखना है तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। वीडियो की स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने के लिए हो सकता है यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट स्पीड का यूज करूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं यहाँ पर एक्शन बताऊंगा उनको आप नोट कर लीजिएगा। पहले वीडियो को देखिएगा, मेरे साथ साथ करने की आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ फास्ट मोड में बताने वाला हूँ। यहाँ पर नेम वेम सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। फिर यहाँ से सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है। तो सेक्शन कोड में सबसे पहले हम बात करेंगे 12A के लिए 2, 3, 4, 5, ये है। हम सब क्लोज की बात करेंगे। आगे का मैं रीड अभी छोड़ देता हूँ। क्लोज AC ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A, सब में ये लिखा हुआ है। तो बात करेंगे सबसे पहले सब क्लोज नंबर 2 की। सब क्लोज नंबर 2 अगर हम बात करेंगे तो यह है जो ट्रस्ट जिसके पास ऑलरेडी 12AB का रजिस्ट्रेशन था, या फिर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला था वो आपका एक्सपायर हो गया है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया किसी भी रीजन से, वो अब उसका जो है टाइम पीरियड खत्म हो गया है, आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर क्लोज 2 सेलेक्ट करनी है। सब क्लोज 2 सेलेक्ट करनी है। 3 में आपको जब करनी है जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, मतलब आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है, पर जब आपका वो वैलिडेशन जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड सर्टिफिकेट के होते होते आप चाहते हैं कि मैं फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाऊं, तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट करनी है। 2 कब सेलेक्ट करनी है, जब आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और आप उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। तो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद ये वाला क्लोज लेना है। जब ऑलरेडी अभी टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ तो यहाँ पर जाना है। 4 के लिए मैं बता देता हूँ 4 कब आपको लेना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन इनऑपरेट हो गया हो। अब इनऑपरेट होने के काफी रीजन हो सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। इनऑपरेट होने के केस में 4 लेना है। 5 आपको कब लेना है, जब आपके ट्रस्ट में, सोसाइटी में, एनजीओ में, कंपनी में कोई मॉडिफिकेशन हुआ हो, तब आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, अब 80G की भी बात कर लेते हैं एक बार। 1023C के लिए काफी सारे अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। अगर मैं प्रोविजन करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा,
वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप इसके अंडर में कौन सी क्लोज के अंडर में, सब क्लोज में कौन सी में कवर हो रहे हैं। ये थोड़ा सा 80G 12AA में काफी कम पॉइंट्स थे, मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको। तो 80G में भी सेम वही पॉइंट है। जब पॉइंट नंबर यहाँ पर हम क्लोज 2 ऑफ फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 5 और सेक्शन 80G की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे जहां पर मेरा टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया था। अब मेरा टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद मुझे यहाँ पर क्लोज 2 में जाना है। क्लोज 3 में मैं कब जाऊंगा? जब मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, वो एक्सपायर नहीं हुआ है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और मैं उसको फाइनल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अभी हम बात करेंगे, जब मेरे पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो ये वाली क्लोज आपको ले लेनी है। ठीक है, मैं अभी कोई भी यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूंगा तो 3, क्योंकि मुझे 3 में ही जाना था, क्योंकि मेरे पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, इस ट्रस्ट का मैंने ऑलरेडी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब मैं फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये भी कंफ्यूजन आ रहा था आपको कि सर ये कितनी बार फॉर्म फाइल करना है। तो 12A के लिए अलग फाइल करना है, क्योंकि एक बार में एक का ही सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर डिटेल सेम सेम अपलोड करनी है, जो भी सेम डिटेल यहाँ पर आ रही है सेम डिटेल वहां पर भी आपको अपलोड करनी है। तो एक बार पहले फॉर्म फाइल कीजिएगा, 12A ले लीजिएगा, फिर उसके बाद 80G आपकी मर्जी है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। सेम यही प्रोसेस फॉलो होने वाला है, पर सिलेक्शन इसमें एक का ही होगा। फिर यहाँ पर एक्टिविटी लेनी है आपकी, सिंगल चैरिटेबल एक्टिविटी है, सिंगल रिलीजियस, ये दोनों साथ में है। नेचर लेना है, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ क्या है आपकी, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। सेक्शन 8 की कंपनी भी एनजीओ में आती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब यहाँ पर आता है वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टेब्लिश अंडर इंस्ट्रूमेंट, तो आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है वो है या नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर लीजिए आज की डेट में भी, तो ये काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट, आपके क्या इसमें से ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है उसमें रीड कीजिएगा, अगर नहीं है तो अभी बना लीजिएगा। वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन क्लोज इरेवोकेबल, इरेवोकेबल का मतलब है कि आप इसको जो है वापस नहीं ले सकते ट्रस्ट को। वैसे ज्यादातर ट्रस्ट के क्लोज में जो ट्रस्ट एक्ट है उसमें इरेवोकेबल वर्ड ही यूज किया जाता है। ट्रस्ट हमेशा इरेवोकेबल होता है, एक बार बन जाता है तो बंद नहीं कर सकते हैं। कंपनी और सोसाइटी तो बंद भी हो जाते हैं। तो इसका मीन्स ये है, वो आप चेक कर लीजिएगा कि है या नहीं है। इंस्ट्रक्शन में एक बार क्लिक करके इंस्ट्रक्शन जरूर रीड कीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। जैसे ये वाला पॉइंट था, इसके बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे आपको सेलेक्ट कब करना है। जो मैंने चीजें बताई है यहाँ पर, वो चीजें यहाँ पर कवर की गई है, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। अदर रजिस्ट्रेशन के बारे में पॉइंट है कि अदर रजिस्ट्रेशन का इस वाले केस में वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्ट्रेशन, दर्पण पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, एफसीआरए में है या नहीं है। यस है तो फिर उसकी डिटेल देनी होगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस करेंगे तो पूरी डिटेल्स ऐड करनी होगी 1 बाय 1, कि कौन से सेक्शन में है, क्या प्रोविजन है, किस डेट में अप्रूवल आया है, सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। नहीं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसी तरह यहाँ पर इसमें तो यस और नो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ कि जो ट्रस्ट है वो इरेवोकेबल है, यस। तो इरेवोकेबल ही होता है ट्रस्ट, बाकी सोसाइटी कंपनी हो भी सकता है, नहीं भी, वो आपकी क्लोज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो मैं इसको भी यहाँ पर नो कर देता हूँ ताकि डिटेल्स हमें फीड ना करनी पड़े। फिर यहाँ पर आता है कि वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय एप्लीकेंट इन पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड, क्या आपने पहले कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट की थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो यस करेंगे तो डिटेल्स देनी होगी, नहीं तो नो कर दीजिएगा। वेदर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर क्लोज 21 ऑफ सेक्शन 10, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि इसमें आपको एग्जम्पशन लेनी है नहीं लेनी है। फिर यहाँ पर जैसे 10A में तो अलग से क्लोज दी थी, यहाँ पर जो है क्लोज नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऑथर फाउंडर सेटलर ट्रस्टी जितने भी पर्सन है सबकी डिटेल एक एक करके ऐड करनी है। किसी भी सिंगल पर्सन की डिटेल्स मत छोड़िएगा, क्योंकि वो फिर आपके रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जो 1280G का रजिस्ट्रेशन है उसमें आपस में मिसमैच हो जाएगा। तो पूरी डिटेल यहाँ पर एंटर कीजिएगा। फिर आता है कि कोई भी इनकेस इफ एनी पर्सन, पॉइंट नंबर 9A इज नॉट एन इंडिविजुअल देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द नेचुरल पर्सन हु इज द बेनिफिशियल ओनर 5%, या उससे ज्यादा का कौन सा है। अगर यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कोई आप नॉन इंडिविजुअल का नाम यहाँ पर एंटर करे, तो उसके जो ऑथराइज्ड पर्सन हो गया था, जो भी उसका बेनिफिशियल ओनर है, उसका अगर 5% से ज्यादा बेनिफिशियल ओनरशिप है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर एंटर करनी है। मैं भी बैक कर देता हूँ उसको, क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेके जाना है। इसमें सारे पॉइंट में एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर्म को जो है आते आते आपको सेव करते रहना है, क्योंकि ये भी एक्सपायर हो जाता है पेज भी, और जो टाइम लिमिट भी इसकी जो है, लॉगिन की एक टाइम लिमिट भी होती है। यहाँ पर वैसे काफ़ी ज़्यादा दिखाता है, पर ऐसा होता नहीं है। 10 मिनट के अंदर अगर आप इसे इनऑपरेट छोड़ देंगे वेबसाइट को तो लॉग आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है ऑपरेशनल डिटेल्स। तो पॉइंट नंबर 10 में आता है डिटेल्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एनी अदर इंस्टीट्यूशन बीइंग मैनेज कंट्रोल्ड। तो आप अगर खुद से कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर अपने ट्रस्ट एनजीओ में करते हैं तो वो डिटेल्स आपको एंटर करनी है। यहाँ पर अगर बिजनेस अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। डिटेल पे क्लिक करना है, बिल्कुल सिंपल डिटेल्स है। नेम क्या है, एक्टिविटी क्या है, एड्रेस क्या है, पर्सन इंचार्ज कौन है, उनकी ईमेल आईडी क्या है,
इसी तरह से यहाँ पर जब प्रॉपर्टी हेल्ड की बात करेंगे तो क्या उसके लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर क्या एड्रेस है, क्या डिटेल्स है, वो सब आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आता है इफ एप्लीकेंट हैज एनी इनकम नेचर ऑफ, क्या आप जो है एनजीओ के साथ साथ जो है प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में होता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनके लिए चार्ज किया जाता है, तो वो डिटेल्स आप एक बार यहाँ पर चेक कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ ऑल अकाउंट्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग एन बैंकिंग कंपनी। तो ये आपको स्पेशल केस है, ये सबके केस में अप्लाई नहीं होगा। अगर ये डिटेल नहीं है तो आप इसको नो छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह से आपको यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होगी वन बाय वन। अब यहाँ पर बात करेंगे पॉइंट नंबर 14 की, डिटेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड बाय एप्लीकेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का मीन्स आ रहा है कि जो भी आपका एनजीओ है उसमें कितनी प्रॉपर्टी आप हेल्ड करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर लेनी होगी। ये स्पेसिफिक है, सभी एनजीओ के लिए अलग अलग होगी, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने आपको रीड करके बता देता क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। पॉइंट नंबर 15 अभी एनेबल नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ टाइम में एनेबल हो जाए। डिटेल्स इसमें भी यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक इसको एनेबल नहीं किया गया है। शायद ये 1023 एसी वाले फॉर्म में जो है काम करती होंगी, क्योंकि सभी के लिए जो डिटेल्स है वो कॉमन फॉर्म एक बार बना दिया गया है, बाकी डिटेल्स फिर सबकी अलग अलग भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें, क्योंकि जब तक मैं डाटा एंटर नहीं करूंगा मुझे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर प्रोसीड नहीं करने देगा, इसलिए मैं आपको अलग अलग बार बार ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है अलग अलग पॉइंट में एक बार समझ जाएं क्या क्या करना है। यहाँ पर आता है डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, इनकम एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या डिटेल्स एंटर करनी है वो बता देता हूँ। क्या आपने रिटर्न लास्ट असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल की है? अब जैसे हम बात करेंगे ये 22-23 यानी कि इससे पहला जो असेसमेंट ईयर है 21-22, क्या आपने उसकी रिटर्न फाइल किया? अगर यस तो यस कीजिए, नो तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पर डिटेल्स आती है, ये डिटेल भरना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जीरो भर दीजिएगा, बट ये अगर आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी हुई है तो जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको फीड करनी है। यहाँ पर कॉर्पस कितना वैल्यू आपके पास, फंड रिजर्व कितने हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अदर लायबिलिटी कितनी है, तो ये आ गया लायबिलिटी वाला पार्ट। फिर इसके बाद आता है एसेट वाला पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, फिक्स एसेट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, अदर एसेट्स कितनी है। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी का टोटल मैच होना जरूरी है, ठीक है, तभी बैलेंस शीट मैच होगी। फिर यहाँ पे आता है कि आपने लास्ट 3 ईयर्स में कितनी कितनी इनकम रिसीव की है, तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। 20-21 और 19-20 और 18-19 3 साल में आपने कितनी कितनी इनकम यहाँ पर अर्न की है। कोई ग्रांट्स मिले हैं तो उस पर लिख दीजिएगा, नहीं तो अदर इनकम जीरो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है वेदर द फंड, वैसे दोनों पॉइंट अभी अनेबल नहीं है इस वाले पॉइंट में, वेदर द फंड इंस्टीट्यूशन हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन रिलीजियस नेचर, क्योंकि हमने वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं की है। जब आप रिलीजियस सेलेक्ट करेंगे तब ये अनेबल हो जाएगा। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर 3 ईयर्स, तो उनके लिए डिटेल्स भी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं, अटैचमेंट्स में क्या क्या करना है। इसके फॉर्मेट्स भी होते हैं, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं सब काम को अलग अलग अटैचमेंट करने के लिए। तो अटैचमेंट्स में एक बार देख लेते हैं किस किस चीज़ में क्या क्या अटैचमेंट्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फॉर्म 10A में ऐसा नहीं था, 10AB फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो साइज देख लीजिएगा, साइज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की इन्होंने डिटेल्स भी दे दी, क्या क्या डिटेल्स आपको अटैच करनी है। मैं फटाफट से यहाँ पर एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका ट्रस्ट एनजीओ सोसाइटी रजिस्टर हुआ है वो यहाँ पर अटैच करना है। सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब यह है कि जो भी पर्सन उस एंटिटी के द्वारा ऑथराइज्ड है वो वहां पर साइन करेंगे, और साइन करेंगे विद स्टैम्प। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग। तो यहाँ पर अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो जैसे सोसाइटी के केस में हो सकता है कि आपने पहले एक डीड बनाई हो फिर उसको बाद में रजिस्टर कराया हो, तो ये वो बात कर रहा है। अगर दोनों में सेम है तो दोनों में सेम लिहाज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी और रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, यहाँ पर आरओसी की मतलब यहाँ पर कंपनी के केस में ये अप्लाई होगा, और रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो यहाँ पर वो डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन की कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर ग्रांटिंग, जो आपके पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी यहाँ पर लगानी है, मतलब जो आपने प्रोविजन सर्टिफिकेट आपको मिला है उसकी कॉपी यहाँ पर लगानी है आपको। वो किसी भी सेक्शन में हो, 80G, 12A, 12AA भी, 12AA या फिर 12AA भी, तो वो सारी यहाँ पर अटैच करनी है। पॉइंट नंबर 6 में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन टू सच प्रायर ईयर ऑफ ईयर्स नॉट बीइंग मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा की आपको
यहाँ पर अकाउंट्स अटैच नहीं करने हैं, 3 साल के करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जी हमारा अगर नया ट्रस्ट बना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर आप एफिडेविट लगाएंगे कि हमारा जो ट्रस्ट है वो अभी न्यूली क्रिएट हुआ है और यहाँ पर केवल इस पीरियड में जब से ट्रस्ट बनाया और अब तक का इतना ही काम यहाँ पर हुआ है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, उसके लिए आपको एफिडेविट्स यहाँ पर लगाने होंगे। नेक्स्ट में आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर रिजेक्शन। अगर ऑलरेडी आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जब आपने अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हुआ है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अटैच करने हैं, ठीक है। फिर आता है whether the trust fund institution by held by the applicant as per the provision of subsection 4 of section 11 has been extant during the year prior to the financial year in which the applicant for registration is made self certified copy of annual accounts trust और institution relating to such prior period नोट, मतलब 3 साल से पहले के यहाँ पर अटैच नहीं करने हैं। और इसके लिए जो अकाउंट्स है और ऑडिट रिपोर्ट है तो 10B में जो रिपोर्ट जाया करती थी वो भी यहाँ पर अटैच करनी है। सेक्शन यहाँ पर 11 और 13 और 14 की बात की जा रही है, मतलब जो आपने अगर ऑलरेडी इसका बेनिफिट लिया हुआ है और इसके अंदर में आपने एग्जाम्पशन ली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए डिटेल लगानी है कि आपका जो ट्रस्ट है वो एनजीओ एक्टिविटी के साथ साथ बिजनेस एक्टिविटी भी करता है। फिर यहाँ पर कोई अगर मॉडिफिकेशन या कुछ आपने किया है तो वो लगानी है। और यहाँ पर सेक्शन 35 में अप्रूवल है तो वो लगाना है। कोई अदर आपका डॉक्यूमेंट रह गया है तो उसमें आप अटैचमेंट लगा दीजिएगा। अटैचमेंट्स में वही डिटेल्स आपको सारे ट्रस्टी की डिटेल्स लगानी होगी, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, वे सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच कीजिएगा। बाकी स्पेसिफिक इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं गया है, सर्टिफाइड प्लेस करके सेव करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आधार ओटीपी वीसी के थ्रू या फिर डीएससी के थ्रू यहाँ पर सबमिट हो सकता है। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि आप फाइनल रजिस्ट्रेशन 10A फॉर्म किस तरह से करेंगे। 10A के लिए ऑलरेडी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कब 10A फाइल करना है, 10A कब फाइल करना है। सारे कंफ्यूजन आपके मैंने यहाँ पर दूर कर दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा आराम से ध्यान से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिएगा, फोल्डर में रखिएगा, प्रिंट आउट लेके सबको अटैच करके और फिर उसके बाद स्कैन करके प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका ये ऑर्डर रिजेक्शन का आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार ऑर्डर मिल गया तो 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो एक वीडियो था, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको कवरेज किया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आए तो आप इसमें एक बार जो है ईमेल कर सकते हैं मुझे या फिर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी इसमें पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू इसको करवाते हैं तो वो अपनी फीस इसमें जरूर चार्ज करेंगे, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी इसमें प्रोविजंस भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग कवरेज दिया गया है, कंपनी एक्ट के, FSSAI लाइसेंस, TDS की रिटर्न फाइलिंग, गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए जो जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, IC कोड, GST रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, फाइलेशन, रिटर्न फाइलिंग, ITR, काफ़ी अच्छी कवरेज मैंने अपने चैनल पर दी है। एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं वो आपकी खुद की मर्जी है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।